बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनडी टेस्ट क्लास। आई एम योर मैथ टीचर प्रोफेसर शाहिद बशीर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम जिन टॉपिक्स पे डिस्कशन करने जा रहे हैं वो टॉपिक्स बिलोंग करते हैं हमारी सेकेंडरी बुक को, जिसका सिलेबस है एक्सरसाइज 3.4 और 3.5। तो चले आएँ बोर्ड की तरफ चलते हैं और इन टॉपिक्स पे डिस्कशन शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, बाय डेफिनेशन इंटीग्रेशन इज एन इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी कि डेरिवेटिव लेने के अमल को रिवर्स कर दिया जाए तो इंटीग्रेशन का आंसर आता है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है तो 2x की इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस सी होती है। अगर ln ऑफ x का डेरिवेटिव 1/x है तो 1/x की इंटीग्रेशन ln ऑफ x प्लस सी होगी। इसी तरह से tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होने की वजह से जब हम 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करते हैं तो आंसर tan इनवर्स x प्लस सी आता है। लेकिन स्टूडेंट्स, हम हर दफ़ा ये नहीं कर सकते कि किसी भी गिवन फंक्शन को इंटीग्रेट करते वक्त ये सोचें कि वो कौन सा फंक्शन था जिसका डेरिवेटिव लेने के बाद ये आंसर आया था। इसलिए हमने कुछ टेक्निक्स डेवलप की जिनका इस्तेमाल करते हुए हम गिवन फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं। उन्हीं टेक्निक्स में से एक टेक्निक है जिसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में आम तौर पर जो हमारा इंटीग्रेंट है वो प्रोडक्ट फॉर्म में होता है। ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो, कुछ स्पेशल केसेस एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन अगर हमारा इंटीग्रेंट प्रोडक्ट फॉर्म में हो तो उसको इंटीग्रेट करने के लिए हम इस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये टेक्निक है क्या? इसका फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। इसमें दो फंक्शंस जो x के फंक्शंस हैं, u इज फंक्शन ऑफ x, v इज फंक्शन ऑफ x, वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं और हमें इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। इसको इंटीग्रेट करने के लिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो फॉर्मूला है वो ये आपके सामने लिखा हुआ है। इसकी दो टर्म्स आती हैं और एक टर्म में इंटीग्रल बनता है। u एज इट इज, जो फर्स्ट फंक्शन होगा उसको हम u कहते हैं, जो सेकंड फंक्शन है उसको v कहते हैं। तो इंटीग्रेशन करते वक्त फर्स्ट फंक्शन u एज इट इज v की इंटीग्रेशन होगी, फिर हम माइनस लिखेंगे और एक इंटीग्रल होगा जिसका इंटीग्रेंड बनेगा दो एक्सप्रेशन से। पहला एक्सप्रेशन होगा कि जो इंटीग्रेशन आपने की थी वो ही एक्सप्रेशन आप यहाँ पे लिख देंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट फंक्शन के डेरिवेटिव से, यानी कि d/dx से। ये जो नया इंटीग्रल बनेगा इसको फर्दर इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में जैसा कि आपने नोट किया कि ये ऐसा फॉर्मूला है जिसको अप्लाई करने के बाद एक नया इंटीग्रल बनता है। तो हमारी टेक्निक ये होती है कि जो नया इंटीग्रल बने उसमें रिडक्शन होनी चाहिए, यानी कि जो इंटीग्रेंट गिवन था और जो इंटीग्रेंट बाद में बना उसमें रिडक्शन होनी चाहिए। अब जब भी हम किसी गिवन फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं बाय यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि फर्स्ट फंक्शन क्या होगा और सेकंड फंक्शन क्या होगा। मसलन एक एग्जांपल की मदद से देखिए कि u को अगर हम x सपोज करते हैं इसमें और सेकंड फंक्शन को हम v सपोज करते हैं और ये फॉर्मूला अप्लाई कर दें तो फिर क्या होगा कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज cos की इंटीग्रेशन साइन हो जाएगी, माइनस जो इंटीग्रेशन हमने की है वो दोबारा यहाँ लिख दें और इसको मल्टीप्लाई करें फर्स्ट फंक्शन के डेरिवेटिव से, क्योंकि फर्स्ट फंक्शन x था तो उसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। और जब आपने मल्टीप्लाई किया तो देखिए जो नया इंटीग्रेंट बना वो पहले से रिड्यूस हो चुका था, इस एक्सप्रेशन से आसान हो चुका था। साइन एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉज होती है जो इसको प्लस कर देगी और ये हमारा आंसर आ गया। इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हुए हमने ये प्रैक्टिस नहीं की कि फर्स्ट और सेकंड फंक्शन की सिलेक्शन करनी कैसे है, ये हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल हम फॉर्मूला अप्लाई करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसी क्वेश्चन को एक और पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए। अब की बार रिवर्स सिलेक्शन करते हैं u और v की, यानी कि इस फंक्शन को हम u सपोज करते हैं और इस फंक्शन को हम v सपोज करते हैं और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए पहले फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिखेंगे और सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन करेंगे। x की इंटीग्रेशन हो जाएगी x²/2, फिर हम माइनस लिखते हैं और नए बनने वाले इंटीग्रल में दो एक्सप्रेशन एज अ प्रोडक्ट आएंगे। पहला एक्सप्रेशन तो यही इंटीग्रेशन का आंसर हुआ करता है और दूसरे में हमें डेरिवेटिव लेना होता है फर्स्ट फंक्शन का, क्योंकि फर्स्ट फंक्शन कॉज है उसका डेरिवेटिव माइनस साइन आएगा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया जाए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/2 को बाहर लिखेंगे तो x² sin x बनेगा। स्टूडेंट्स, गौर कीजिए कि जो हमारा इंटीग्रेंट था जिसे इंटीग्रेट करना था, फॉर्मूला लगाने के बाद जो नया इंटीग्रल बना है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, उसमें रिडक्शन नहीं हुई बल्कि इंक्रीमेंट हो गया। इसीलिए ये जो सब्स्टिट्यूशन है ये हमें सूट नहीं करेगी। और यहाँ पर हमें इस चीज़ की इम्पोर्टेंस का पता चला कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का मेथड अप्लाई करते हुए गिवन प्रोडक्ट में फर्स्ट और सेकंड फंक्शन की अजम्पशन बहुत मैटर करती है। इसका क्राइटेरिया देखें, यहाँ एक टेक्निक बताई जा रही है आइलेट।
अगर हम इस टेक्निक को फॉलो करते हुए फर्स्ट और सेकंड फंक्शन की सिलेक्शन करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे आंसर में जो इंटीग्रल बनेगा वो रिड्यूस फॉर्म में बनेगा और हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी और वो एवेल्यूएट हो जाएगा। अब ये टेक्निक हमें कहती क्या है? इस टेक्निक के अकॉर्डिंग आई जो है वो इन्वर्स फंक्शंस को रिप्रेजेंट करता है, प्रोबेबली साइन इन्वर्स और कॉस इन्वर्स को। एल जो है वो लॉगरिथमिक फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ए अलजेब्राइक फंक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, टी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को और ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन को। अब जब हमारे सामने एक ऐसा इंटीग्रेंड है जिसमें हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करनी है तो हम ये देखेंगे कि उसमें जो दो फंक्शंस एज अ प्रोडक्ट आ रहे हैं उनकी नेचर क्या है। अगर वो इन्वर्स और लॉग हैं तो पहले क्योंकि इन्वर्स आ रहा है तो इन्वर्स को हम फर्स्ट फंक्शन रखेंगे, यानी आइलेट की टेक्निक हमें गाइड करेगी कि फर्स्ट फंक्शन किसको रखना है। अगर फर्ज करें दो एक्सप्रेशंस आ रहे हैं, एक अलजेब्राइक है एक एक्सपोनेंशियल है, तो क्योंकि ए पहले आ रहा है तो हम इसको एज अ फर्स्ट फंक्शन सेलेक्ट करेंगे। अभी हमने जो सवाल सॉल्व किया था उसमें एक अलजेब्राइक था, एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस होते हैं, और एक ट्रिग्नोमेट्रिक था। तो आप नोट कीजिए कि अलजेब्राइक का ए पहले है टी बाद में है, तो इसका मतलब है कि हमें सूट करेगा कि हम एक्स यानी कि फर्स्ट फंक्शन इसको सिलेक्ट करें और कॉस को सेकंड फंक्शन सिलेक्ट करें। आइलेट की टेक्निक को सीखने के बाद हम अगले बोर्ड की तरफ चलते हैं और फर्दर कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के डिफरेंट इंटीग्रेंट्स पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये देखिए कि अगर ऐसे इंटीग्रेंट को हम इंटीग्रेट करने जा रहे हैं जिसमें दो फंक्शंस एज अ प्रोडक्ट जो अपीयर हो रहे हैं, उनमें एक अलजेब्राइक हो और दूसरा साइन कॉस या एक्सपोनेंशियल में से कोई एक फंक्शन हो, जैसे कि एग्जांपल आपके सामने लिखी हुई है, इसमें एक्स स्क्वायर ई रेज़्ड टू पावर 2x से मल्टीप्लाई हो रहा है और हमने इसको इंटीग्रेट करना है। स्टूडेंट्स, इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमारे पास एक डायरेक्ट टेक्निक मौजूद है जिसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगाए बगैर हम डायरेक्ट इसका आंसर लिखेंगे। उसका तरीका क्या होगा, गौर से देखिएगा। इसमें हम ये करेंगे कि पहले आइलेट के अकॉर्डिंग इसकी फर्स्ट और सेकंड फंक्शन की सिलेक्शन कर लेंगे, अलजेब्राइक और एक्सपोनेंशियल। क्योंकि आइलेट में ए पहले आता है तो इसका मतलब है फर्स्ट फंक्शन हम यू को सिलेक्ट करेंगे और सेकंड फंक्शन वी को सिलेक्ट करेंगे। अब वो जो टेक्निक मैं आपको बताने लगा हूं वो ये है कि पहले आप फर्स्ट ब्रैकेट में फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिखेंगे और सेकंड ब्रैकेट में आप सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन कर देंगे, ई रेज़्ड टू पावर 2x ओवर 2। नोट कीजिए, हमने फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिखा और सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन कर दी। अब हम डायरेक्ट इसका आंसर जनरेट करने लगे हैं। ऐसा करने के लिए हम इसकी टर्म्स को अल्टरनेटिव साइंस के साथ लिखेंगे, यानी पहली पॉजिटिव, दूसरी नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव अप टू सो ऑन। और करेंगे ये कि इसकी फर्स्ट ब्रैकेट को डिफरेंशिएट करते जाएंगे और सेकंड ब्रैकेट के अंदर जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है उसको इंटीग्रेट करते जाएंगे। तो देखिए, पहली टर्म पॉजिटिव के साथ फिर हम लिखेंगे माइनस और फर्स्ट ब्रैकेट में लिखे हुए एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव ले लीजिए। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आता है 2x और सेकंड ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए एक्सप्रेशन को आप इंटीग्रेट कर दीजिए और इसकी इंटीग्रेशन का आंसर आता है ई रेज़्ड टू पावर 2x ओवर 2 और 2 इसके साथ मिलकर 4 बन जाएगा। क्योंकि ये टर्म हमने नेगेटिव के साथ लिखी थी तो जो अगली टर्म है वो हम प्लस के साथ लिखेंगे और इसमें फर्स्ट ब्रैकेट को डिफरेंशिएट करेंगे। तो फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है 2x उसका डेरिवेटिव 2 बनता है और सेकंड ब्रैकेट को जब इंटीग्रेट करेंगे तो ई रेज़्ड टू पावर 2x ओवर 8 आ जाएगा। फिर अगली टर्म माइनस के साथ आनी थी, लेकिन स्टूडेंट्स क्योंकि ये कांस्टेंट बन चुका है, जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है तो इसकी अगली सारी टर्म्स ही 0 हो जाएंगी। तो आपने देखा कि डायरेक्ट हमारे पास आंसर आ गया। फर्दर इसको आप ये करेंगे, जो 2 कैंसिल हो रहा है उसको सिंप्लीफाई कर दें, यहाँ 2 8 के साथ सिंप्लीफाई हो जाएगा और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ये टेक्निक तब अप्लाई होती है जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, यानी कि जो हमारे इंटीग्रेंड में प्रोडक्ट अपीयर हो रहा है उनमें से एक अलजेब्राइक हो और एक साइन कॉस या एक्सपोनेंशियल में से हो। एक और एग्जाम्पल में देखते हैं। इस सवाल में पूछा जा रहा है कि ये जो आंसर आया हुआ है ये इनमें से किस इंटीग्रेंड की इंटीग्रेशन के बाद आया है। इसको जज करने के लिए आप देखिए कि एक्स स्क्वायर में एक्स क्यूब डेवलप नहीं हो सकता। मसलन अगर आप इस पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का मेथड अप्लाई करें भी तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इसकी जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स क्यूब नहीं बन सकता। मीन्स के सी और डी ऑप्शन तो पॉसिबल नहीं हो सकती। अब या तो ए ऑप्शन करेक्ट है या बी ऑप्शन। अगर आप ए ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं तो इसका मेथड ये है कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन। तो पहली टर्म का ही कंपेयर कर लीजिए। तो पहली टर्म का कंपैरिजन करने के बाद आपको पता चल रहा है कि ये आंसर भी मैच नहीं कर रहा, मींस ये भी आंसर इनकरेक्ट आंसर है। अब वी आर लेफ्ट विद ओनली वन ऑप्शन और इस ऑप्शन में एक्स क्यूब साइन एक्स है। अगर आप एक्स क्यूब को एज इट इज लिखते हैं और साइन एक्स की इंटीग्रेशन करते हैं जो कि माइनस कॉस एक्स होती है, तो
तो आप देखें इसकी फर्स्ट टर्म मैच कर गई। बहरहाल अगर हमें पूरा इंटीग्रल वैल्यूड करना होता तो फिर जो मैंने भी आपको टेक्निक बताई है उसके अकॉर्डिंग आप अल्टरनेटिव साइंस के साथ फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए फंक्शन को डिफरेंशिएट करते जाते और इसको इंटीग्रेट करते जाते। देखिए एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा 3x², तभी यहाँ 3x² आ रहा है, और माइनस कॉज एक्स की जो इंटीग्रेशन होती है माइनस साइन होती है, तो यहाँ पर साइन आ रहा है, प्लस इसलिए आ रहा है क्योंकि अगली टर्म हमने नेगेटिव के साथ लिखनी थी। तो इस तरह से ये सारी सीक्वेंस जनरेट हो जाएगी। इसके बाद हम एक नए इंटीग्रेंड पे बात करते हैं जिसमें हमारे पास जो दो फंक्शंस एज अ प्रोडक्ट अपीयर हो रहे होंगे, उनमें एक अलजेब्राइक होगा और दूसरा इनवर्स या लॉग हो। बी केयरफुल, ये जो हमने डायरेक्ट टेक्निक पढ़ी है ये इन एक्सप्रेशंस पर अप्लाई नहीं होगी। इसमें आपको डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करना होगा यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। मसलन आइलेट को जब इस्तेमाल करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है और ये जो है ये लॉगरिथमिक फंक्शन है। क्योंकि आइलेट में एल पहले आ रहा है, इसका मतलब है कि इसको आप फर्स्ट फंक्शन सेलेक्ट करेंगे और इस एक्सप्रेशन को सेकंड फंक्शन सेलेक्ट करेंगे। ये सिलेक्शन करते हुए अब हम इस पे परफॉर्म कर देते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का मेथड। उसके मुताबिक फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिखा जाता है और सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन की जाती है। x⁵ की इंटीग्रेशन हो जाएगी x⁶/6/6। फिर हम माइनस लिखते हैं और नए इंटीग्रल में इस एक्सप्रेशन को एज इट इज लिख दिया जाता है, तो x�6/6/6 आ जाएगा। इसको स्टूडेंट्स हम मल्टीप्लाई करेंगे डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन से, यानी कि लॉग के डेरिवेटिव से। तो लॉग का डेरिवेटिव 1/x होता है और साथ इसके आ जाएगा dx। तो आप ये देखिए कि ये टर्म कैंसिल हो गई और जो एक्सप्रेशन हमारे पास बचा उसमें -1/6 को आप बाहर लिख लीजिए और x की पावर 5 की इंटीग्रेशन हो जाएगी x�6/6 + c। तो इजीली ये एक्सप्रेशन इंटीग्रेट हो गया और ये इसका आंसर आ जाएगा। अब हम बात करेंगे इसकी अगली टाइप पे जिसमें हमारा इंटीग्रैंड एक्सपोनेंशियल और साइन और कॉस का प्रोडक्ट हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म है। इस फॉर्म में जो इशू हमें फेस करना पड़ता है वो ये कि जब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और नया इंटीग्रल बनता है उसमें रिडक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इन दोनों फंक्शंस की नेचर ये है कि ये दोनों रिड्यूस नहीं होते। एक्सपोनेंशियल फंक्शन को आप डिफरेंशिएट कर लें या इंटीग्रेट, वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही रहेगा, और साइन और कॉस को डिफरेंशिएट करने से भी उनकी नेचर चेंज नहीं होती। साइन कॉस हो जाएगा, कॉस साइन हो जाएगा, रिडक्शन कोई नहीं हो रही। इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम एक स्पेशल वे से सॉल्व करेंगे। वैसे तो हम इसमें एक मेथड इस्तेमाल करते हैं कि इसको 2 दफ़ा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं, वही इंटीग्रल दोबारा बन जाए तो उसको कंबाइन कर लेते हैं। लेकिन एंटी टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके फॉर्मूलाज को हम डायरेक्ट याद कर लेंगे। मसलन यहाँ पे देखिए कि अगर e⁴ax sin bx को आपने इंटीग्रेट करना है तो आपका फॉर्मूला बनेगा ये, और वो सारे सवाल जिनमें एक्सपोनेंशियल और साइन कॉस एज अ प्रोडक्ट अपीयर हो रहे हो उनमें आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल की मदद से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ये देखिए इसमें जो इंटीग्रैंड है वो एक्सपोनेंशियल और साइन का प्रोडक्ट है। सबसे पहले इसके साथ कंपैरिजन करके हम a और b की वैल्यूज को एवेल्यूएट करते हैं। a की वैल्यू अगर आप x के कोएफिशिएंट को कंपेयर करें तो 1 के बराबर आती है और b की वैल्यू भी 1 के बराबर आती है। तो c ऑप्शन में इसका करेक्ट आंसर पड़ा हुआ है। तो हमने इस क्वेश्चन को एवेल्यूएट किया यूजिंग दिस इंटीग्रल फॉर्मूला। ये फॉर्मूला साइन के साथ और कॉस के साथ, दोनों के साथ आपको याद होना चाहिए। स्टूडेंट्स नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और इसी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। जी एक और एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल में हमें इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करना है x tan² x dx, और इसका जो आंसर है वो ये लिखा हुआ है। इसके आंसर की फर्स्ट टर्म मिस की गई है और वो हमने एवेल्यूएट करनी है। 4 ऑप्शंस दी गई हैं, तो चलें इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या आंसर आता है। सबसे पहले tan² x को आप ब्रेक करेंगे sec² x - 1 में, क्योंकि ये एक्सप्रेशन जो है ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, ये जो फंक्शन है ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। क्योंकि अलजेब्राइक फंक्शन पहले आ रहा है तो आइलेट के अकॉर्डिंग इसको आप फर्स्ट फंक्शन और इसको आप सेकंड फंक्शन कंसीडर करेंगे। हमें स्टूडेंट्स सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करना होता है और tan² x की डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होती। इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम इसको कन्वर्ट करते हैं इन टर्म ऑफ सीकेंड। तो यही वजह है कि इसके पहले स्टेप में आप tan² x को sec² x में ट्रांसफॉर्म कर देंगे और उसके बाद ब्रैकेट्स ओपन कर दें, x sec² x - x बनेगा और फिर अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई हो जाएगी इस पहले हिस्से में, क्योंकि x की इंटीग्रेशन तो -x² हो जाएगी इस नेगेटिव की वजह से। बाकी इस पे जब आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे तो देखिए कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज sec² x की इंटीग्रेशन tan x हो जाएगी माइनस एक नया इंटीग्रल। इस इंटीग्रेशन का आंसर हम दोबारा लिख देते हैं और इसको मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट फंक्शन के डेरिवेटिव से जो 1 था और हमने यहाँ मेंशन नहीं किया। वैसे यहाँ तक हमें आंसर कंफर्म हो गया है
क्योंकि सिर्फ उसने पहली टर्म पूछी थी तो k की वैल्यू ये होनी चाहिए। बहरहाल tan x की इंटीग्रेशन होती है माइनस ln ऑफ cos x, जो इसको प्लस कर देगा। तो ये कंप्लीट आंसर आ गया और ये हमारी k की वैल्यू होगी। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पे डिस्कशन करने लगे हैं। ये फॉर्मूला भी इसी एक्सरसाइज का हिस्सा है जहां हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की प्रैक्टिस करवाई जा रही है। और इस फॉर्मूले में आप नोट कीजिए कि ब्रैकेट के अंदर आपको दो टर्म्स नजर आ रही हैं और बाहर एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन इसमें खास सीक्वेंस है जिसका हम ख्याल रखेंगे। स्टूडेंट्स, ब्रैकेट के अंदर जो दो टर्म्स हैं वो इस तरह से हैं कि एक है फंक्शन और प्लस साथ पड़ा हुआ है उसका डेरिवेटिव। दूसरी बात, फंक्शन का जो कोफिशिएंट है वो बाहर एक्सपोनेंशियल की पावर में एक्स के कोफिशिएंट में आपको नजर आ रहा है। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो तो इसका आंसर हम कैसे लिखते हैं, वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन और साथ इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं उस एक्चुअल फंक्शन से प्लस सी। एक दफा फिर मैं बता दूं कि बाहर जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिखा हुआ है हम ये कह सकते हैं कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव फंक्शन के साथ पड़ा होना चाहिए, और ये जो फंक्शन यहां पड़ा हुआ है इसका डेरिवेटिव इसके सामने पड़ा होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो फिर इसका आंसर हम डायरेक्ट लिखेंगे। किस तरह से, एक वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन और एक वो फंक्शन जिसका डेरिवेटिव साथ बना पड़ा हुआ था। अब इससे रेलेवेंट एक दो एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। ये देखिए, मैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दो फंक्शन लिखने लगा हूं। एक फंक्शन लिख देते हैं ln ऑफ x और साथ इसका डेरिवेटिव लिख देते हैं ताकि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। अब यहां मैं एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिखने लगा हूं e raised to power 3x, इसकी पावर का डेरिवेटिव इसके साथ लिख दीजिए। अब इस फॉर्मूले की सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई, हमें इसका डायरेक्ट आंसर लिखना है। और डायरेक्ट आंसर लिखने के लिए हम क्या करेंगे, एक वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिख देंगे और ये रहा वो फंक्शन जिसका डेरिवेटिव सामने पड़ा हुआ था, तो साथ हम लिख देंगे ये फंक्शन ln ऑफ x और प्लस c करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। एक और एग्जांपल की मदद से देखते हैं। इंटीग्रल, और यहां स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं दो एक्सप्रेशन लिखूंगा। एक एक्सप्रेशन हम कंसीडर कर लेते हैं tan इनवर्स x को। ऑब्वियसली ये फॉर्मूला अगर हमें अप्लाई करना है तो साथ अब हमें इसका डेरिवेटिव चाहिए, तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है स्टूडेंट्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब मुझे यहां पर एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिखना है, वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में लिख देता हूं 4x प्लस 3, और इसकी पावर का जो डेरिवेटिव है वो tan इनवर्स के साथ होना चाहिए। वो डेरिवेटिव 4 बनता है, इसका मतलब है यहां 4 होना चाहिए। अब इस फॉर्मूले की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब इसका मतलब है कि उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए हम डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हैं। तो ये आंसर हम कैसे लिखेंगे, दो स्टेप्स में। पहले स्टेप में एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिख दीजिए e raised to power 4x प्लस 3। दूसरे स्टेप में इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए उस फंक्शन से, और वो फंक्शन है tan इनवर्स x जिसका डेरिवेटिव सामने पड़ा हुआ है। तो tan इनवर्स x प्लस c, ये इसका आंसर आ जाएगा। एक बात याद रखिए कि इस सारे फॉर्मूले में अगर यहाँ 4 मिसिंग होता, बाकी सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई ना कर पाते, फिर कोई और मेथड होता है इसको इंटीग्रेट करने के लिए। तो इस फॉर्मूले की अगर सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी होती हैं तो तब ही हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब अगले बोर्ड की तरफ चलते हैं और इस फॉर्मूले की कुछ जनरलाइजेशंस पे बात करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो आपको आपके सामने बोर्ड पर इस फॉर्मूले की जनरलाइजेशन नजर आ रही है। इसमें आप देखें, फर्स्ट कंडीशन तो वही है कि यहां पर एक फंक्शन होगा और साथ उस फंक्शन का डेरिवेटिव पड़ा होगा, लेकिन यहां पर एक्सपोनेंशियल की पावर में एक और फंक्शन होगा जिसका डेरिवेटिव इसके साथ पड़ा होगा। प्रीवियस फॉर्मूले में यहां कोई लीनियर एक्सप्रेशन था जैसे ax, तो यहां पर हमें कांस्टेंट a मिलता था, लेकिन अब की बार जो हम जनरलाइजेशन पढ़े हैं उसमें इसकी पावर में एक और फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव यहां होगा। तो हम इससे रेलिवेंट कुछ क्वेश्चन यहां पे जनरेट करते हैं और हमारी ज्यादा प्रैक्टिस होगी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो फिर देखिए, सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं एक फंक्शन लिखता हूं। वो फंक्शन आप सपोज कर लें sin x। तो इस फॉर्मूले को एप्लीकेबल बनाने के लिए इसके साथ हमें अब इसका डेरिवेटिव चाहिए होगा cos x। बाहर एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा, वो हम लिख देते हैं e raised to power ln ऑफ x, और इसके अकॉर्डिंग इसका जो डेरिवेटिव बनता है वो इसके साथ होना चाहिए, यानी कि 1/x। अब इस फॉर्मूले की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। हमें एक फंक्शन मिल गया, फंक्शन का डेरिवेटिव और फंक्शन का जो कोफिशिएंट है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पावर का डेरिवेटिव पड़ा हुआ है। अब हम वो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, और कैसे अप्लाई करेंगे, एक तो वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इस एक्चुअल फंक्शन से जो ब्रैकेट के अंदर पड़ा हुआ है, यानी कि sin x से, और ये इसका आंसर आ जाएगा। तो एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। एंड अदर इंटीग्रेंट, जिसमें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम कोई से दो फंक्शन लिखने लगे हैं। एक फंक्शन हम लिखते हैं ln ऑफ x
और फिर ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ जो फंक्शन हमें चाहिए होगा वो 1/x चाहिए होगा। अगर इसके साथ मैं e⁻x मल्टीप्लाई कर दूं तो ये चीज इसकी पावर में होनी चाहिए इस तरह से कि इसका डेरिवेटिव ये हो। तो आप ये देखें कि एक दफ़ा फिर उस फॉर्मूले की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। वो किस तरह से कि देखिए ये है फंक्शन और ये है फंक्शन का डेरिवेटिव। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो पावर है उसका डेरिवेटिव इसके साथ पड़ा होना चाहिए। तो इसकी पावर में e की पावर x है और उसका डेरिवेटिव इसके साथ पड़ा हुआ है। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला ये कि पहले बाहर लिखा हुआ एक्सपोनेंशियल फंक्शन और इसको मल्टीप्लाई कर दें इस फंक्शन से जो कि ln ऑफ x है और इसमें c प्लस कर देंगे तो हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स अब एक दो और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए इंटीग्रल x² cos x³ dx। बज़ाहिर इसके इंटीग्रैंड में हमें दो फंक्शंस मल्टीप्लाई होते नजर आ रहे हैं। फर्दर ये भी देखिए कि यहां अगर आप आइलेट की टेक्निक इस्तेमाल करें तो वो टेक्निक हमें ये गाइड करती है कि इसको हमें फर्स्ट फंक्शन रखना चाहिए और इसको हमें सेकंड फंक्शन रखना चाहिए। लेकिन स्टूडेंट्स ये एक्सप्रेशन इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व नहीं होगा। इसको सॉल्व करने के लिए आप देखें कि एंगल का डेरिवेटिव साथ बनाया जा सकता है और आप डायरेक्ट कॉस की इंटीग्रेशन कर सकते हैं। वो किस तरह से कि आप इसको इस फॉर्म में लिखिए cos x³, ये x² इसके साथ लिख दीजिए। अब एंगल का डेरिवेटिव 3x² बनता है तो आप 3 से इसको मल्टीप्लाई भी कर दें और बाहर इसका बैलेंस कर दें 1/3। अब क्योंकि एंगल का डेरिवेटिव साथ बन चुका है तो आप इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो 1/3 और cos की इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है sin x³ प्लस c, ये इसका आंसर आ जाएगा। एक दफा फिर देखिए cos की इंटीग्रेशन होती है sin, लेकिन ये फॉर्मूला अप्लाई करने की कंडीशन ये है कि इसके एंगल का डेरिवेटिव dx के साथ होना चाहिए। क्योंकि इसके एंगल का डेरिवेटिव 3x² बनता है तो x² तो मौजूद था उसको हमने आगे लिख दिया, 3 हमने बना लिया मल्टीप्लाई और डिवाइड करके। अब जब इसके एंगल का डेरिवेटिव सामने बन गया तो अब हम फॉर्मूला लगा सकते थे। cos की जगह फॉर्मूला लगाया sin और फिर प्लस कर दिया c। तो आपने देखा कि इस सवाल के इंटीग्रैंड में भी दो एक्सप्रेशंस एज अ प्रोडक्ट अपीयर हो रहे थे लेकिन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला नहीं लगा। इसका मतलब हुआ कि हर वो फंक्शन जिसमें प्रोडक्ट अपीयर हो रहा हो उसमें जरूरी नहीं कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगाया जाए। दूसरी बात यह भी जरूरी नहीं है कि अगर प्रोडक्ट अपीयर ना हो रहा हो तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला ना लगे। मसलन ये देखिए इंटीग्रल tan इनवर्स x dx, यहां आपको दो फंक्शन एज अ प्रोडक्ट नजर नहीं आ रहे, लेकिन इस क्वेश्चन को वैल्यूएट करने के लिए हम इसको दो फंक्शन में ट्रांसफॉर्म करते हैं। एक हम 1 लिखते हैं और एक tan इनवर्स x लिखते हैं। tan इनवर्स x को हम फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन कंसीडर करते हुए इसे इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास तब इसका आंसर आता है। तो स्टूडेंट्स ये थी टेक्निक इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में यूजुअली हमारा इंटीग्रेंट जो है वो प्रोडक्ट फॉर्म में होता है और कुछ स्पेशल केसेस ऐसे होते हैं कि अगर प्रोडक्ट फॉर्म नजर आए तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ना अप्लाई हो या प्रोडक्ट फॉर्म ना हो और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई हो। ये सारी चीज़ें हमें प्रैक्टिस से पता चलेंगी और हमारे अगले आने वाले असाइनमेंट की टेस्ट डिस्कशन में भी हम इसकी फर्दर प्रैक्टिस करेंगे। आप चलते हैं फर्स्ट बोर्ड की तरफ, उसको रिमूव करते हुए हम इसके टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम ये सीखने जा रहे हैं कि ऐसे फंक्शंस जो कि रैशनल एक्सप्रेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं उनको हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे। तो सबसे पहले हम एक ऐसा इंटीग्रेंट डिस्कस करते हैं जिसमें फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। इसमें आप ये नोट कीजिए कि अगर फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है तो हमें इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए x² + 2x + 1 एज अ कांस्टेंट हमें यहाँ चाहिए, तो हम 5 में से इसको सेपरेट कर लेंगे। तो पहला स्टेप हम जो परफॉर्म करेंगे वो ये होगा कि 1/x² + 2x + 1 + 4, और ऐसा करने से जो परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट होता है दैट विल टेक द फॉर्म x + 1 होल स्क्वायर + 4 और साथ dx आ जाएगा इसको इंटीग्रेट करते हुए। अब ये जो फॉर्म हमने बना ली है, आप याद कीजिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था 1/x² + a², उसके अकॉर्डिंग इसका जो आंसर होगा वो मैं इसके ऊपर लिख रहा हूं 1/a tan इनवर्स x ये फॉर्म है तो x + 1/2 + c। अगर ये ऐसा लीनियर होता जिसमें x का कोएफिशिएंट
कोई 1 के अलावा कोई और नंबर होता तो फिर फर्दर हम उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करते। बहरहाल इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसका आंसर 1/2 tan इनवर्स x प्लस 1/2 प्लस c आएगा। एक और एक्सप्रेशन देखते हैं जो रैशनल एक्सप्रेशन है और सीखते हैं कि इसको हमने किस तरह से इंटीग्रेट करना है। स्टूडेंट्स, हमारे जहन में जनरल कॉन्सेप्ट ये है, अगर रैशनल फ्रैक्शन हो तो उसके डिनोमिनेटर को फैक्टराइज किया जाए और पार्शियल फ्रैक्शन का इस्तेमाल करते हुए इसको सॉल्व किया जाए। लेकिन ये देखिए कि इस सवाल में जो इंटीग्रेंड गिवन है इसमें डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर बनाया जा सकता है, ऑल्दो कि इंटीग्रेशन भी परफॉर्म की जा सकती है बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, लेकिन हमें सूट करेगा कि हम ऊपर डेरिवेटिव बना के इसको इंटीग्रेट कर दें। इससे डिसाइड ये हुआ कि जब भी फैक्टराइजेशन हो रही हो तो जरूरी नहीं कि उसको फैक्टराइज करके सॉल्व किया जाए। आप ये देखें कि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 2x है जो कि इसके न्यूमरेटर में बनाया जा सकता है। तो इसके लिए हम ये करेंगे कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और बाहर इसका बैलेंस कर देते हैं। जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल टेक द फॉर्म 2x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, और क्योंकि इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है इसको हम लिखेंगे 1/2 ln ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस c। मॉड इसलिए इस्तेमाल किया गया कि लॉग के इनर में अगर नेगेटिव आए तो 1 डिफाइंड हो जाता है, तो एब्सोल्यूट का मतलब है कि नंबर पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरी बात याद रखिए कि जब भी आपके आंसर में लॉग आ रहा हो तो चांसेस ये हैं कि वहां फर्दर सिंप्लीफिकेशन हो गई हो। मसलन आप यहां पर ये कर सकते हैं कि इस नंबर को इसकी पावर में लेके जा सकते हैं। अगर इस नंबर को आप इसकी पावर में लेके जाएंगे तो इट विल टेक द फॉर्म 1/2 ln ऑफ स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस c। ये 1/2 हम बाहर नहीं लिखेंगे। फर्दर आप ये भी कर सकते हैं कि इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं। 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने की वजह से यहाँ जो 3 आएगा उसको भी पावर में लेके जाया जा सकता है। तो कहने का मतलब स्टूडेंट्स ये है कि जब भी आपने कोई ऐसा इंटीग्रेंड इवैल्यूएट किया है जिसमें आपका आंसर लॉग की फॉर्म में आ रहा है तो वहां लॉग की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए फर्दर सिंप्लीफिकेशन हो सकती है। तो अगर इस सवाल में आपका आंसर डायरेक्ट मैच ना करे तो नन ऑफ दिस पे जाने की बजाय आप फर्दर इसको वैल्यूएट करने की कोशिश करें, कहीं ऐसा ना हो कि लॉग की कोई प्रॉपर्टी अप्लाई हुई हो और आपका आंसर वहां पड़ा हो। बहरहाल हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप नोट कीजिए ये भी रैशनल फ्रैक्शन है। यहां पर इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि एक फॉर्मूला लगाएंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो कि tan इनवर्स x के इक्वल होता है। तो यहां पर हमने इसको इवैल्यूएट किया तो tan इनवर्स x प्लस c इसका आंसर आ गया। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में जब हमें ऐसे इंटीग्रेंड्स गिवन हैं जो रैशनल फ्रैक्शंस हैं तो हमने कुछ एग्जांपल्स में देखा कि जरूरी नहीं कि पार्शियल फ्रैक्शन से उसको इवैल्यूएट किया जाए। बहरहाल अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ जाते हैं और ऐसे रैशनल फ्रैक्शंस को इंटीग्रेट करेंगे जो इन टर्म्स ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन कन्वर्ट होते हैं और फिर हम उसकी इंटीग्रेशन परफॉर्म करते हैं। तो चले आए नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट बोर्ड में आपको जो क्वेश्चन लिखा नजर आ रहा है इसमें जो इंटीग्रेंड है उसके डिनोमिनेटर में लिखा हुआ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन फैक्टरेबल है, यानी इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल है और वो करके आगे दिखाई गई है। जब आप इस पर फैक्टराइजेशन परफॉर्म करेंगे तो आपका आंसर इस फॉर्म में आएगा। अब इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करते हुए हमने इसको इंटीग्रेट करना है। पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए स्टूडेंट्स हमने 4 टाइप्स पढ़ी थी। ये चारों टाइप्स डिपेंड करती हैं कि हमारी रैशनल फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में क्या एक्सप्रेशंस आ रहे हैं। अगर ये लीनियर फ्रैक्शंस हो तो हम हर लीनियर के लिए कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाते थे। अगर रिपीटेड लीनियर हो तो उसकी एक डिफरेंट टेक्निक थी। अगर क्वाड्रेटिक आ जाए या रिपीटेड क्वाड्रेटिक हो उसके मुताबिक हम उसको इंटीग्रेट करते थे। लेकिन यहाँ पर हम कुछ फर्दर टेक्निक सीखेंगे कि पार्शियल फ्रैक्शन के प्रॉपर स्टेप्स परफॉर्म किए बगैर भी हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं तो देखें, 1/x माइनस 1 x माइनस 2। पहला काम हम ये करते हैं कि इसकी पार्शियल फ्रैक्शन को परफॉर्म करते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन के लिए हर लीनियर के लिए हमें एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाना होता है। तो जब हम कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो लिखेंगे a ओवर x माइनस 1 प्लस b ओवर x माइनस 2। ये मैटर नहीं करता कि किसके लिए a और किसके लिए b आएगा, इट इज अप टू यू। आप किसी भी एक लीनियर के लिए एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। ये करवाने के बाद याद रखिए कि जरूरी नहीं कि कांस्टेंट a ही हो। अगर यहाँ 3a लिखा हुआ आ जाए तो आपका फाइनल आंसर सेम रहेगा, जो कांस्टेंट की वैल्यू आएगी उसको बैलेंस कर देगी। तो एंट्री टेस्ट में किसी सवाल में अगर उसने यहाँ कांस्टेंट a की बजाय कोई और लिख दिया मल्टीपल ऑफ सम स्केलर तो इसका मतलब है वो भी करेक्ट होगा। बहरहाल जब हमने ये 2 कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवा दिए तो क्योंकि ये आइडेंटिटी है तो इस आइडेंटिटी की डेफिनेशन को इस्तेमाल करते हुए हम a और b निकालते थे। लेकिन एंट्री टेस्ट में हम ऐसा नहीं करेंगे। एंट्री टेस्ट में हम डायरेक्ट टारगेट करेंगे इनकी वैल्यूज को। उसका मेथड क्या होगा जरा गौर से सुनिएगा। हमें अगर कांस्टेंट a की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए हम x माइनस 1 का इस्तेमाल करेंगे इस एक्सप्रेशन में। अब x माइनस 1 का इस्तेमाल कैसे करेंगे, देखिए x माइनस 1 से x की वैल्यू आती है 1,
वो वैल्यू आपने इस एक्सप्रेशन को छोड़ के बाकी में पुट कर देनी है। तो नोट कीजिए कि जब आप यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो ओवरऑल जो आपका आंसर बनेगा वो -1 बनेगा। इसका मतलब है कि जो a की वैल्यू आएगी वो -1 आएगी। देखिए b की वैल्यू कैसे निकालनी है। b की वैल्यू निकालने के लिए आप इस एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करेंगे। तो इस सवाल में इस एक्सप्रेशन x-2 का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे, इस तरह करेंगे कि यहां से आप x-2 से वैल्यू निकालें तो x = 2 आती है। इसके अलावा बाकी हर जगह आपने 2 पुट कर देना है। तो जब आप 2 पुट करेंगे तो देखें 2 - 1 1 हो जाएगा, ओवरऑल आंसर 1 बना। मतलब ये कि जो b की वैल्यू आएगी वो 1 के इक्वल आएगी। तो देखा आपने कि हमने डायरेक्ट इन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज को इवैल्यूएट किया और अब हम इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे। जब आप दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, यहां पे मैं dx लिख रहा हूं, तो आप ये देखें कि कितना सिंपल इंटीग्रेंट बन चुका है कि माइनस को आप बाहर लिखिए तो यहां पर क्योंकि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में पड़ा हुआ है, इसको आप लॉग की फॉर्म में लिख देंगे ln of x - 1। इसी तरह से यहां भी डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है, इसको आप लिख देंगे ln of x - 2 और फिर आप इसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर देंगे। मोर ओवर, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था, अगर आपके आंसर्स लॉग की फॉर्म में आ रहे हो तो देयर इज पॉसिबिलिटी कि फर्दर सिंप्लीफिकेशन हुई हो। तो फर्दर सिंप्लीफिकेशन यहां पे क्या हो सकती है, लॉग की प्रॉपर्टी है कि अगर दो लॉग्स माइनस हो रहे हो तो उनको डिवाइड किया जा सकता है। मतलब इसको आप लिख सकते हैं x - 2 ओवर x - 1 प्लस c। इसमें एक और चेंज परफॉर्म करते हैं। वो चेंज ये कि अगर मैं यहां पर इसको मल्टीप्लाई कर दूं 2 से और बाहर बैलेंस भी कर दूं और लॉग की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए इस 1/2 को पावर में ले जाऊं, तो आप ये देखिए कि 2 बाहर है, ln of x - 2 ओवर x - 1 स्क्वायर रूट प्लस c, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब अगर किसी स्टूडेंट ने आंसर ये निकाला है या फिर ये आंसर निकाला था तो वो ये आंसर देखने के बाद नन ऑफ दिस पे चला जाएगा। हालांकि करना ये था कि अगर हमारा आंसर लॉग में आया है और हमें आंसर अपना उन ऑप्शंस में नजर नहीं आ रहा तो बजाय नन ऑफ दिस पे जाने के हम उसको फर्दर लॉग की प्रॉपर्टी से वैल्यूएट करके आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इस रैशनल फ्रैक्शन को इंटीग्रेट करते हैं। 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की अगर आप फैक्टराइजेशन करें तो इट विल टेक द फॉर्म 1 ओवर एक्स प्लस ए और एक्स माइनस ए। इसकी पार्शियल फ्रैक्शन किस फॉर्म की होगी, a ओवर एक्स प्लस ए और b ओवर एक्स माइनस ए। अब इन कॉन्स्टेंट्स a और b की वैल्यूज निकालने के लिए हम इन लीनियर एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल करेंगे। और कैसे करेंगे, a की वैल्यू निकालने के लिए x प्लस ए में से x की वैल्यू माइनस ए आती है। अगर इस एक्सप्रेशन के अलावा बाकी हर जगह आप माइनस ए पुट कर दें तो गौर कीजिए माइनस ए माइनस 2a बनता है, तो a की वैल्यू -1 ओवर 2a आएगी। तो इस एक्सप्रेशन की जगह हम लिख देंगे -1 ओवर 2a। अब b की वैल्यू निकालने के लिए हम x माइनस ए का इस्तेमाल करेंगे इस इंटीग्रैंड में। कैसे करेंगे, x माइनस ए से x की वैल्यू a आती है और इसको छोड़ के बाकी अगर आप a पुट करते हैं तो a प्लस a 2a बनेगा। तो ओवरऑल हमारा आंसर आया 1 ओवर 2a। तो हमें b की वैल्यू भी मिल गई जो कि मैं यहीं पर रिप्लेस कर रहा हूं 1 ओवर 2a। ये वैल्यूज निकालने के बाद क्योंकि अब हमें इनको इंटीग्रेट करना था, हम इंटीग्रल लिखते हैं और साथ जिसके लिहाज से इंटीग्रेट कर रहे हैं उसको मेंशन कर देते हैं dx। अब इसको इंटीग्रेट हम कर लेंगे क्योंकि लीनियर एक्सप्रेशन है, डिनोमिनेटर में इजीली इंटीग्रेबल है। -1 ओवर 2a बाहर होगा। पहले इंटीग्रेंड की जो इंटीग्रेशन है उसका आंसर आएगा ln ऑफ x प्लस 2a प्लस 1 ओवर 2a सेकेंड में से बाहर आएगा और इसका आंसर होगा ln ऑफ x प्लस a, इधर आएगा और यहां ln ऑफ आएगा x माइनस a मॉड प्लस c। फर्दर एक दफा फिर आप देखिए कि लॉग की प्रॉपर्टी यहां अप्लाई हो रही है और किस तरह से कि 1 ओवर 2a ओवरऑल अगर आप कॉमन निकालें तो पहले ये पॉजिटिव टर्म वाला कोफिशिएंट लिखेंगे यहां पर ln ऑफ x माइनस a और ये डिवाइड हो जाएगा इस एक्सप्रेशन से जो कि है x ओवर a। तो जब दो लॉग से माइनस होगा तो ओवरऑल 1 टाइम आप इस एक्सप्रेशन को लिखेंगे और प्लस c करेंगे तो ये इसका आंसर आएगा। तो एक दफा फिर मैं इसको लिख रहा हूं, हमारा ओवरऑल जो आंसर आ रहा है 1 ओवर 2a ln ऑफ x माइनस a ओवर x प्लस a प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो स्टूडेंट्स इसी तरह से हम इंटीग्रेट करते हैं 1 ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को। इसकी फैक्टराइजेशन बनेगी a माइनस एक्स और a प्लस एक्स और पार्शियल फ्रैक्शन परफॉर्म करने के बाद इसका आंसर जो है वो इस फॉर्म में आएगा। तो अब हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और इस डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हमें जिस एक्सप्रेशन के साथ डील करना पड़ा है उसमें आप देखें कि एक लीनियर और एक रिपीटेड लीनियर आ रहा है। अगर एक लीनियर और एक रिपीटेड लीनियर आ रहा है तो इसके लिए पार्शियल फ्रैक्शन किस फॉर्म की होगी,
एक कांस्टेंट हम लीनियर के लिए इंट्रोड्यूस करते हैं, मतलब a ओवर x माइनस 1, और रिपीटेड लीनियर के लिए दो कांस्टेंट्स आएंगे। पहले हम लिखेंगे b ओवर x माइनस 2 और फिर लिखेंगे c ओवर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। और अब करना यह है कि इन तीनों कांस्टेंट्स की वैल्यूज फाइंड करके पुट करनी है और उसके बाद उसको इंटीग्रेट करना है। तो स्टूडेंट्स, ऐसे रैशनल फ्रैक्शंस जिनमें रिपीटेड लीनियर आ रहा हो तो कांस्टेंट्स की वैल्यूज निकालने के लिए इसी तरह से हम डायरेक्ट टेक्निक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली तमाम कांस्टेंट्स की वैल्यूज टेक्निक से फाइंड नहीं की जा सकती। तो फिर हमें क्या करना होगा, देखते हैं। सबसे पहले हम a की वैल्यू फाइंड करेंगे। a की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस लीनियर का इस्तेमाल किस तरह किया जाएगा, देखिए इस लीनियर से x की वैल्यू आती है 1। बाकी सारे एक्सप्रेशन में जब आप x की जगह 1 लिखेंगे तो 1 माइनस 2 माइनस 1 होता है, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, ओवरऑल आंसर 1 आया। यहां से हमें a की वैल्यू मिल गई जो कि 1 के बराबर है, तो इसको रिमूव करके मैं इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूं। अब रिपीटेड लीनियर में आप दूसरा कांस्टेंट जो फाइंड कर सकेंगे वो कांस्टेंट c है। x माइनस 2 होल स्क्वायर का इस्तेमाल यहां से अगर आप करेंगे, इसको 0 पुट करने से x की वैल्यू 2 आती है। तो आपने इस एक्सप्रेशन को छोड़ के बाकी 2 पुट करना है। तो देखिए 2 माइनस 1 1 होता है, तो ओवरऑल आंसर आपका 1 आया। मतलब ये कि जो c की वैल्यू आपको मिल रही है वो वैल्यू 1 के बराबर है। अब नोट करें, अगर हमें इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करना था तो मतलब ये हुआ कि हमें इन तीन एक्सप्रेशंस को इंटीग्रेट करना है, और अभी तक हमने ये किया है कि दो कांस्टेंट्स की वैल्यूज फाइंड कर ली हैं और तीसरा कांस्टेंट फाइंड करना भी रहता है। बहरहाल मैं यहीं से इंटीग्रेशन के स्टेप्स परफॉर्म कर रहा हूं और इसको एवेल्यूएट करने की कोशिश कर रहा हूं। तो देखिए 1 ओवर x माइनस 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, ln ऑफ x माइनस 1। इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x होगी ऑब्वियसली, वो हम साथ लिख देते हैं। इसी तरह से अभी हमने b की वैल्यू नहीं निकाली, लेकिन b जो है वो कांस्टेंट है, वट एवर इट्स वैल्यू इज, ये कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा और इसकी इंटीग्रेशन किस टाइप की हो जाएगी, ln ऑफ x माइनस 2 की। और जब इस एक्सप्रेशन को आपने इंटीग्रेट करना है स्टूडेंट्स, तो आप ये देखिए, मैं इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई करके दिखाता हूँ कि ये एक्सप्रेशन बन जाएगा x माइनस 2 होल रेज़्ड टू पावर माइनस 2 dx। और इस पर आप जब पावर रूल लगाएंगे, क्योंकि इनर का डेरिवेटिव 1 सामने पड़ा हुआ है, तो इसका आंसर आएगा x माइनस 2 होल रेज़्ड टू पावर माइनस 1 ओवर माइनस 1 प्लस c। मतलब ये आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इट विल टेक द फॉर्म माइनस 1 ओवर x माइनस 2 प्लस c। तो ये इंटीग्रेशन करने के बाद जब आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो इसका आंसर आएगा माइनस 1 ओवर x माइनस 2 प्लस c। अब कंप्लीट इंटीग्रेशन तो अभी परफॉर्म नहीं हुई, क्योंकि ये कंप्लीट तब होगी जब हम कांस्टेंट b की वैल्यू भी निकालेंगे। लेकिन गौर कीजिए स्टूडेंट्स, अगर इस सवाल में हमें 4 ऑप्शंस गिवन है तो पॉसिबल है कि उन चारों ऑप्शन में से हम आंसर को कंपेयर कर लें। मतलब ये कि ये दोनों आंसर ही उन चारों में से हमें करेक्ट आंसर बता दें। लेकिन अगर चारों ऑप्शन इस नेचर की हैं कि हमें ये कांस्टेंट भी फाइंड करना है, तो फिर अब हम ये करेंगे जो पार्शियल फ्रैक्शन हम कर चुके थे, 1 ओवर x माइनस 1 x माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 1 ओवर x माइनस 1 प्लस b ओवर x माइनस 2 प्लस 1 ओवर x माइनस 2 होल स्क्वायर, और कांस्टेंट b रह गया था। कांस्टेंट b क्यों रह गया था, क्योंकि जो मैथडोलॉजी आपको बता रहा हूं कि लीनियर का इस्तेमाल करते हुए आप कांस्टेंट्स फाइंड करते हैं, वो आपको थर्ड कांस्टेंट नहीं बताएगी। तो इसको फाइंड करने के लिए आपने इस्तेमाल करनी है आइडेंटिटी की डेफिनेशन। क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन जो है वो आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करती हैं, तो हम कोई भी नंबर पुट करके इस कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, कोई भी सूटेबल नंबर। मसलन हमें 1 सूट नहीं करेगा क्योंकि 1 पे अनडिफाइंड हो रहा है, हमें 0 सूट करेगा क्योंकि 0 पे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर x की जगह 0 पुट कर रहा हूँ और b की वैल्यू निकाल रहा हूँ। अगर आप x को 0 पुट करें तो देखिए ये एक्सप्रेशन बनेगा -1, इधर 0 पुट करेंगे तो -2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा, यहाँ 0 पुट करें तो -1, इधर 0 पुट कीजिए तो b ओवर -2, और यहाँ 0 पुट करें तो 1 ओवर 4। आपने देखा है कि ऐसी इक्वेशन बन गई जिस इक्वेशन में सिर्फ b आ रहा है। हम तमाम कॉन्स्टेंट्स को इकट्ठा करके इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। लेफ्ट साइड पर -1 ओवर 4 है, -1 ओवर 4 ये वाली टर्म इधर आके होगी और ये बनेगा +1, और यहाँ है b ओवर -2। दिस विल इम्प्लाइज दैट, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो -2 ओवर 4 मीन्स -1/2, -1/2 +1 +1/2, तो 1/2 इक्वल टू -b ओवर 2। ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी -1।
और b की वैल्यू भी जब हमने निकाली तो यहाँ पर आप b की जगह -1 पुट कर दीजिए, तो ओवरऑल एग्जैक्ट आंसर हमने फाइंड कर लिया। तो स्टूडेंट्स, पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन की जो टेक्निक मैंने आपको बताई है वो दोबारा सुन लीजिए। अगर इस रैशनल फ्रैक्शन में हमारे डिनोमिनेटर में लीनियर एक्सप्रेशन हो तो हम डायरेक्ट उन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज निकाल सकते हैं, और अगर वो रिपीटेड लीनियर हो तो फिर कौन से कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू हम निकाल सकते हैं? वो कॉन्स्टेंट जो इसके नीचे आ रहा है और वो कॉन्स्टेंट जो x-2 होल स्क्वायर के नीचे आ रहा है। बाकी कांस्टेंट क्या क्या करेंगे? आइडेंटिटी का डेफिनेशन को इस्तेमाल करते हुए हम उस कांस्टेंट की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। बहरहाल इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो इस फॉर्म में आएगा। तो अब हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और एक और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो ये जो लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, इस क्वेश्चन में आप गौर कीजिए कि जो इंटीग्रैंड है इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ रहा है, साथ इसके आ रहा है x² + 1 और डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है x+1 होल स्क्वायर। इसको इंटीग्रेट करना है और जो आंसर आएगा वो इस फॉर्म का आता है। हमें बताना है कि e⁻x के साथ वो कौन सा एक्सप्रेशन था जो यहाँ लिखना चाहिए। इसको वैल्यूएट करने के लिए हम सबसे पहले इस एक्सप्रेशन में एक चेंज कर रहे हैं। नीचे लिखा हुआ है x+1 का होल स्क्वायर, यही चीज़ हम ऊपर भी बनाने की कोशिश करेंगे। ऊपर मिसिंग क्या है? 2x, तो हम इसमें 2x ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी। जो सब्ट्रैक्ट करेंगे वो यहाँ लिखा हुआ है, जो ऐड करेंगे वो इसके साथ मिलकर परफेक्ट स्क्वायर बनाएगा x+1 होल स्क्वायर। इसके बाद हम फ्रैक्शंस को सेपरेट कर देंगे, यानी कि इसको डिनोमिनेटर में इन दोनों के नीचे लिख देंगे। जब इसके नीचे लिखेंगे तो 1 बनेगा और सेकंड एक्सप्रेशन के नीचे लिखेंगे तो -2x/x+1 का होल स्क्वायर बनेगा। फर्दर हमने किया कि इंटीग्रेशन को दोनों पे सेपरेट कर दिया, यानी जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो e⁻x की इंटीग्रेशन सेपरेट कर देते हैं और जो सेकंड एक्सप्रेशन है उसको हम सेपरेटली इंटीग्रेट करेंगे। e⁻x की इंटीग्रेशन स्टूडेंट्स e⁻x ही होगी। रही बात इसकी, तो यहाँ पर आप देखें डिनोमिनेटर में x+1 का होल स्क्वायर आ रहा है और न्यूमरेटर में x है। हम दोनों एक्सप्रेशन को सेम बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसा करने के लिए हम इसमें 1 प्लस भी करेंगे और 1 माइनस भी करेंगे। अब फिर एक दफ़ा हम फ्रैक्शन को अगर सेपरेट कर दें तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा। एक टर्म कैंसिल होगी तो 1/x+1, और जब 1 के नीचे आएगा तो -1/x+1 का होल स्क्वायर। ये सारी एफर्ट्स करने के बाद हम अब अपने इंटीग्रेंड को इस फॉर्म में ले आए हैं जिसमें हमारा प्रीवियस फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। जो हमने पढ़ा था कि एक हो फंक्शन, साथ जो टर्म पड़ी हो वो उसका डेरिवेटिव हो और बाहर एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, तो फिर इसका आंसर हम ऐसे लिख सकते हैं, वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय द पर्टिकुलर फंक्शन। तो यही काम हमने किया कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिखा और इसको मल्टीप्लाई कर दिया इस पर्टिकुलर फंक्शन से, और इसमें c ऐड करेंगे तो यही इसका आंसर होगा। आंसर का लास्ट स्टेप ये परफॉर्म किया गया कि फर्दर सिंप्लीफिकेशन की गई, दोनों में से e⁻x कॉमन निकालेंगे तो 1 - 2/x+1 आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये आंसर देता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। उसने पूछा ये था कि e⁻x के साथ जो लिखा हुआ है वो k है, तो k की वैल्यू क्या होगी? तो e⁻x के साथ जो लिखा हुआ है वो ये वाला एक्सप्रेशन है, तो इसकी वैल्यू x - 1/x+1 है और ये इसकी बी ऑप्शन में पड़ी हुई है। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारे ये दोनों टॉपिक्स कवर हुए। पहला टॉपिक इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और दूसरा टॉपिक पार्शियल फ्रैक्शन का इस्तेमाल करते हुए गिवन इंटीग्रेंड पर इंटीग्रेशन परफॉर्म करना। तो इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।